एक वक्त के बाद हर इंसान खुद सीख जाता है, ज़िंदगी सिखा देती है, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। मोहब्बत देखिए वक्त के साथ ही पड़ जाती है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो ही रिश्ते को बांध के रखती 18 साल की उम्र पे आपकी शादी हो गई थी। है। जी, क्या हुआ था उसमें? बस शादी हो गई थी और बहुत रियल एस्टेट एजेंट आपको 50% का आपको आपको जब मिलता है कमीशन, कितना बड़ा लिबरेटिंग आपको एक एक्सपीरियंस लगता है? एग्जैक्टली करती कैसे हैं आप? रियल एस्टेट क्या है कि ये एक जंग है। इतना पैसा है इसमें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, सब बात बराबर है आपकी, लेकिन ये चीज़ अचीव करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। दुबई से आपको क्या मिला? तो वहीं से मुझे मिला है एक नया विजन, एक्सपीरियंस, और ये पता चला कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? ये ज़िंदगी के मकसद तो मेरे एक नहीं बहुत सारे हैं। लेकिन पहले बात करते ये उन औरतों की जो अंडर प्रिविलेज, तो उनको मेरा यही कहना है कि देखिए, अगर आप अपने सभी को गम है समंदर के खुश्क होने का। सभी को गम है समंदर के खुश्क होने का कि खेल खत्म हुआ कश्तियां डुबोने का। मेरे साथ में आज एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में और अपनी कश्ती को डूबने नहीं दिया। उन्होंने चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने तैरना पसंद किया, बुलंदियों को छूना पसंद किया, साहिल पर भी पहुंची और आज खुश भी हैं। मेरे साथ में है राहिला अरशद, a successful real estate agent here in Dubai and a story that will completely move you. राहिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझसे बात करने के लिए और मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन विद फरीदुन शहरियार। थैंक यू सो मच, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया मेरा आपने। कभी मैंने सोचा नहीं कि कोई इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देगा मेरा। नहीं, लेकिन थैंक यू देखिए ये सो बात तो मच। फैक्ट है कि दैट आपने अपनी कश्ती को डूबने नहीं दिया। बिल्कुल भी नहीं, देना भी नहीं चाहिए। कश्ती आपकी है, चला आप रहे, तो ऑफ कोर्स उसके मालिक आप हैं। किसी को हक नहीं है वो कश्ती डुबाने का आपके अलावा। आज आप एक सक्सेसफुल आप रियल एस्टेट एजेंट हैं स्प्रिंगफील्ड के साथ में। हाँ जी। आपके बॉस जो हैं आपको बोलते हैं कि भाई तुम मेरी एम्प्लॉय नहीं हो, हाँ, मेरी पार्टनर it's हो। a very beautiful conversation between me and Mr. Farooq. One day I told him, sir, I'm your employee. He said, no, you are not my employee. You are my business partner. So that's how he treats us. वो हमें इतना मोटिवेट करते हैं, और सबसे पहली बात, हम इतनी लड़कियां काम करते हैं वहाँ पे, हम इतने सेफ फील करते हैं उस एनवायरनमेंट में, हमको हर वक्त वो मोटिवेट करते हैं। तो एक इतना प्यारा एनवायरनमेंट है। कहा जाता है कि आप अपनी कंपनी से कभी प्यार मत करिए, लेकिन जब कंपनी स्प्रिंगफील्ड जैसी होती है तो अपने आप प्यार हो ही जाता है। आप हेल्प नहीं कर सकते उसमें। तो आपके बॉसेस जब इतने अच्छे होते हैं तो ऑफ कोर्स आपका दिल भी करता है कि आप काम करें, प्राउड फील कराए उस कंपनी को और उसका हिस्सा बने, तो ये अपने आप आ जाता है। आज आप एक कामयाब रियल एस्टेट एजेंट हैं यहाँ दुबई में। आपके पास गाड़ी है, आपके पास एक लाइफस्टाइल है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन माशाल्लाह, लेकिन 18 साल की उम्र पे आपकी शादी हो गई थी। जी, क्या हुआ था उसके बाद? बस शादी हो गई थी और बहुत कम उम्र में हुई थी, तो कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। सब ससुराल जाकर ही सीखा। चाय बनाना भी नहीं आता था मुझे तो। और ऐसा लगता था, अपने पेरेंट्स को हमेशा देखा मैंने खुश, हैप्पी। बेशक उनके बीच होते होंगे तू मैं सबके बीच होते, लेकिन एक बाउंड्री सेट करके रखते हैं पेरेंट्स, तो बच्चों को कभी पता नहीं चलने देते हैं। और उसी टाइप के मेरे पेरेंट्स थे। उन्होंने पेरेंटिंग बहुत अच्छी की मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पता ही नहीं था कि शादी के बाद हार्डशिप्स भी आते हैं, या लोग बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ऐसा कुछ मालूम नहीं था। कि क्योंकि उन्होंने कभी टीवी देखने ही नहीं दिया मुझे। 12th तक अलाउड ही नहीं था कि टीवी देखो। तो सीरियल से, मूवी से काफ़ी कुछ इंसान देखता है, समझता है। मुझे पूरी उस दुनिया से दूर रखा था उन्होंने, बहुत प्रोटेक्ट करके एक शेल में रखा था, जो कि अच्छा भी है। लेकिन आजकल के ज़माने के हिसाब से मैं मानती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। ख़ास तौर पे बेटियों को आपको थोड़ा एक्सपोजर देना चाहिए, आपको बाहर की दुनिया के साथ उनको बताना चाहिए कि किस तरीके की है, ताकि कभी जब ज़िंदगी के ना ऐसे थपेड़े पड़े ना, तो वो रेडी रहे उस चीज़ को फेस करने के लिए। तो वैसा था कि अभी हुई तो पता चला कि भाई शादी के बाद आपको खाना भी पकाना होता है। पकाना ही नहीं आता था, कुछ सीखा उनसे, सिखाया उन्होंने और हमने सीखा, और अच्छे से रखने की कोशिश करी। लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान आपका बाप नहीं हो सकता, बाप जैसा नहीं हो सकता।
तो अब्यूजेस थे, डोमेस्टिक वायलेंस था, ऐसी सिचुएशन आती। उस वक्त की लड़की ऐसी थी कि वो ऐसा सोचती थी कि अरे चलो आज मार नहीं पड़ी है तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया है। उसके लिए खुशी का मतलब वो होता था। तो आप सोच सकते हैं कि किसी के इंसान की मेंटल हेल्थ या उसकी जहनियत उस टाइम क्या रही होगी। आज तो हम खुशियाँ कमाते हैं, उसके पीछे मेहनत करते हैं, सब करते, किसी को अलाउ नहीं है हमसे बदतमीज़ी से भी बात करना। लेकिन उस वक्त आपका, जब आप बच्चे होते हो, आपको कुछ पता नहीं होता है, तो आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। बड़े बोलते नहीं बेटा सह लो, हो जाएगा, हस्बैंड है, पति की बात सुनकर ही रहने में इज्जत है, ठीक है, जो भी हो रहा है चार दीवारी में रखो, किसी को पता ना चले, माँ बाप की इज्जत बनी रहे। सबकी इज्जत बनाने के लिए एक औरत अपने आप को मार तो नहीं सकती ना। अगर आपकी इज्जत इम्पोर्टेंट है तो उसकी इज्जत का क्या, वो भी तो इंसान है, Correct. उसकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको कौन बचाएगा। तो जब वहाँ पे ऐसा होता है कि फिर जब कोई नहीं खड़ा होता तो फिर आपको अपने लिए खड़ा होना ही पड़ता है। एक वक्त के बाद हर इंसान खुद सीख जाता है, ज़िंदगी सिखा देती है, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ज़िंदगी खुद ही सिखा देती है। आपके इंट्यूशंस बता ही देते हैं आपको कि क्या सही है क्या गलत है। लखनऊ से ताल्लुक़ है आपका? जी, मैं लखनऊ। डोमेस्टिक वायलेंस और हर तरीके के अब्यूज़ के बावजूद आपने पढ़ना क्यों चाहा और आपने कैसे अपनी एजुकेशन आपने कंप्लीट? एजुकेशन जो है ना वो हमारी ख़ानदानी है। हमारे पापा डॉक्टर है, हमारी मम्मी एडवोकेट है, भाई सिविल इंजीनियर है। तो एजुकेशन पे हमारे यहाँ बहुत ज़ोर दिया जाता था, बट क्योंकि शादी जल्दी हो गई मेरी तो पढ़ाई नहीं हो पाई। 12th के बाद शादी हो गई। मैं पढ़ना चाहती थी, मुझे पढ़ना पसंद था, पर शादी के बाद उन्होंने अलाउ नहीं किया मुझे पढ़ने के लिए। मैं हर साल जाती थी ग्रेजुएशन का फॉर्म लेकर उनके पास कि डैडी, मैं अपने ससुर को डैडी बुलाती थी, डैडी मैं प्लीज़ एडमिशन ले लूँ। तो वो हर साल मेरे से मेरा फॉर्म भरवा देते थे कि नहीं बेटा घर के कामों में ध्यान दो, पढ़ाई करके क्या करोगी, क्या रखा है इसमें, हम हैं ना, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, हम दे रहे हैं ना। बट वो समझ नहीं रहे थे कि मुझे पढ़ना पसंद है। मैं सिर्फ 12th पास रहकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। तो हर साल मैं एक बच्चे की तरह फॉर्म लेकर आती थी, हर साल वो फाड़ देते थे। 4th ईयर ऐसा हुआ कि मैं फिर गई उनके पास और मैंने कहा डैडी प्लीज़ आप, मैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार जाऊंगी और 2 घंटे के लिए जाऊंगी और घर का सारा काम करूंगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आप मुझे जाने दीजिए प्लीज़, मैं कर लूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है अगर तुम ऐसा कर सकते हो। वो भी थक गए मेरे बार बार फॉर्म लाने से शायद। तो उन्होंने कहा ये खुद फेल हो जाएगी, पढ़ तो पाएगी नहीं, तो चलो ठीक है करा देते हैं। जब मेरा एडमिशन हुआ मैंने पढ़ने की कोशिश करी, तो मुझे दिन भर कोई ना कोई काम दे दिया जाता था कि भाई ये करो, अभी पढ़ाई मत करो, अभी ये मेहमान आ रहा है, अभी ये पकाना है, वो पकाना है, एग्ज़ाम्स है, तो पढ़ने की परमिशन नहीं है मुझे। तो मैंने सोचा यार पढ़ने को मिल नहीं रहा है, अभी पढ़े कैसे। तो मैं क्या करती थी, पूरा घर सो जाता था तो मैं क्या करती थी, केतली में चाय बना के रख लेती थी, पूरी रात उसको पीती थी और पढ़ती थी, क्योंकि उस वक्त सब सो रहे हैं, अब कौन मुझे बुलाएगा काम के लिए। तो मैं सोचती थी बेस्ट टाइम है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ना ही कोई काम देगा आपको, आप पढ़िए। तो मैं ऐसे करके रात भर जग के पढ़ती थी और सुबह उठ के काम में निकल जाती थी घर के कामों में लग जाती थी। दोपहर में मौका मिला तो सो गए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पढ़ने का जुनून, कुछ करने का जुनून होता है तो इंसान किसी भी सिचुएशन में कर लेता है, फिर एक्सक्यूज़ नहीं चलते। आपको लगता है कि आज जो आपने कामयाबी देख रही हैं तो उसमें आपके वो ग्रेजुएशन ने आपको बहुत हेल्प किया है? 100% उस हेल्प डिग्री किया तो है, डेफिनेटली काम आती है। डेफिनेटली काम आती है। जब मैंने अपना डिवोर्स फाइल किया और हमारा डिवोर्स हुआ तो उसके बाद हम जॉब पाने के लिए 12th पास को क्या नौकरी मिल सकती है, आप बताइए। आप किसी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते, इज्जतदार ख़ानदान से बिलोंग करते, तो आप कोई भी नौकरी नहीं कर सकते। आपका क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है, आपको वो आदत नहीं है। तो 12th पास को फिर भी आप किसी भी, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जेट एयरवेज में एडमिशन लिया तो मेरे ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही हुआ वो कि अच्छा आप ग्रेजुएट हो, ओके फाइन। फिर आप वहाँ के स्टूडेंट बने, पढ़ाई करी, वहाँ पर क्रैक किया, आपने टॉप किया, तो ऐसे करके किया। तो ऑफकोर्स पढ़ाई तो हमेशा काम आती है, कुछ भी हो जाए, आप चाहे काम करो चाहे नहीं करो, आपको पढ़ाई काम आनी आनी। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करोगे, आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, उनको गाइड कैसे करोगे, आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। आज आप जब एज रियल एस्टेट एजेंट आपको 50% का आपको आपको जब मिलता है, कमीशन मिलता है, कितना बड़ा लिबरेटिंग आपको एक एक्सपीरियंस लगता है? एग्जैक्टली करती कैसे हैं आप?
कि रियल एस्टेट क्या है कि ये एक जंग है, ठीक है। बहुत ग्लैमरस दिखती है बाहर से, लोग बड़े खुश होते हैं, अरे वाह तो इनका इनका काम तो कितना अच्छा है, ये बस घूमते रहते हैं, इतना पैसा है इसमें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, ये वो सब बात बराबर है आपकी। लेकिन ये चीज़ अचीव करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। हम 24/7 काम करते हैं, हमारे लिए कोई संडे नहीं होता। हमारे क्लाइंट के हिसाब से हमारा टाइमिंग होता है। कुछ क्लाइंट्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, टाइम जोन डिफरेंट होता है। रात के 3 बजे मीटिंग हो रही है, 2 बजे मीटिंग हो रही है, आपको जगते रहना है उनके लिए। अगर संडे को क्लाइंट, मोस्टली क्लाइंट संडे को अवेलेबल होता है, आपको संडे भी काम करना है। और ज़रूरी नहीं है कि इतने क्लाइंट से मीटिंग के आपकी फ़ौरन ही हो जाए सेल, आपको परसिस्टेंट रहना पड़ता है। राइट। आपको हारना नहीं है। बहुत बहुत एजेंट्स होते हैं, महीनों तक उनकी कोई सेल नहीं होती है, लेकिन वो लगे रहते हैं, हारते नहीं हैं। और अचानक ऊपर वाले का करम ऐसा होता है कि वो 100 मिलियन की सेल कर देते हैं, तो उनका वो 4-6 महीना कवर हो जाता है। तो रियल एस्टेट एक ऐसा सेल्स इंडस्ट्री है जो आई थिंक सेल्स इंडस्ट्री में सबसे टफेस्ट सेल्स इंडस्ट्री है ये, रियल एस्टेट। क्योंकि किसी भी इंसान के जेब से मिलियंस निकालना और उसको ये कन्विंस करना कि भाई आप हमसे प्रॉपर्टी लीजिए, हम आपको सही गाइड कर रहे हैं, ये आसान काम नहीं है। बिल्कुल, डेफिनेटली। आपकी अब तक का बेस्ट आपका डील कितने का था? ये तो पूछना नहीं चाहिए आपको, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सबसे अच्छा तो नहीं बोलूँगी, बट हमारे एक क्लाइंट था, वो हमारे फ्रेंड के थ्रू ही आए थे। और उन्होंने फर्स्ट हमसे डमैक की एक प्रॉपर्टी ली थी, शोर लाइन। तो वो एक इनका इन्वेस्टमेंट था, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इनका। हमने इतना अच्छा करवाया, लॉजिकली हम उनको एक्सप्लेन किया कि भाई वाई यू शुड इन्वेस्ट इन दिस एरिया, बिकॉज यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। ऑल द बिग इन्वेस्टर्स आर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, आई एम नॉट गोना टेक द नेम। तो उन्होंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने अप्रिसिएशन देखा कि मुझे तो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला है 1 साल में, और प्रॉपर्टी अभी बनी भी नहीं है। देन ही केम बैक एंड ही बॉट अनदर प्रॉपर्टी फ्रॉम अस, एंड देन इन दैट itself that month only he bought another property. So like that I have closed 3 deals in a month with one client. So it's, you have to build that trust. वो एक यकीन बनाना ही पड़ता है क्लाइंट के साथ। जब आप उसको कोई ऐसी चीज़ दो, आपको क्लाइंट का माइंडसेट समझना पड़ता है कि वो एक्चुअल में चाहता क्या है और उसको करना क्या है। तो आप उस हिसाब से उसका फंड मैनेज करिए। देखिए, पैसा कम लगाने वाला क्लाइंट है या बहुत ज़्यादा लगाने वाला क्लाइंट है, इवेंचुअली वो उसकी मेहनत का पैसा है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। और क्लाइंट को ऐसा गाइड करिए, उसके कंसल्टेंट बनना पड़ता है, उसको आप गाइड करो, हेल्प करो, आपका जॉब है ये कि वेयर यू शुड पुट योर मनी। और वो मनी अगर उसको डबल करना है या उसको रेंटल्स चाहिए उसके, या उसको फ्लिप करनी है प्रॉपर्टी, उस हिसाब से हर प्रॉपर्टी की अपनी अपनी वैल्यू होती है। यू हैव टू चूज द लोकेशन वाइजली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी को घर लेना है तो फिर वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑफिस के पास देखेगा, कन्वीनियंस देखेगा, मेट्रो देखेगा, ये सब देखेगा। लेकिन जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने चलता है तो वो ये देखता है कि भाई लोकेशन, जो लोकेशन प्राइम लोकेशन चाहिए मुझे, जहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा डाला हो। क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा है, दैट मीन्स योर मनी विल ग्रो, because government is itself putting that money in that particular location. Right. Safest investment is property investment in Dubai. Safest investment is property investment. That's Yes. wonderful. Okay, now हम बात कर रहे हैं आपके रियल एस्टेट के, आपके एक्सपीरियंसेस की दुबई में। लेकिन इस रियल एस्टेट की वजह से ही आपकी दूसरी शादी हुई। हाँ जी, मेरी दूसरी शादी ऐसा हुआ कि दुबई मेरा आना हुआ ही इसी वजह से कि आफ्टर डिवोर्स आई हैव नॉट मैरिड फॉर लाइक 8-9 years एंड आई वाज नॉट रेडी टू गेट मैरिड। क्योंकि मैं अपनी पहचान ढूंढ रही थी, मैं मेहनत कर रही थी, अपने ऊपर काम कर रही थी। और दिल जो होता है ना, एक बार धोखा खाने के बाद आप दोबारा से उस चीज़ को ट्रस्ट करना आपके लिए आसान नहीं होता। फिर हुआ कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो बड़े खुश। मैंने कहा यार, मेरे माँ बाप जो है पहली बार तो खुश हुए मेरी वजह से इतना, तो चलो उनकी खुशी के लिए एक मौका दे देते हैं, ख़ुद को भी
और इनको भी, जिन्होंने हमारी वजह से, हमें ऐसा लगा कि हमारी वजह से उन्होंने हमेशा तकलीफ़ ही देखी है। क्योंकि किसी भी माँ बाप के लिए उनकी सबसे पहली औलाद का ही इस तरीके से रिश्ता टूटना और ये तकलीफ़ों का सामना करने आसान बात नहीं होती है। ये तकलीफ़ की बात होती है, बट ठीक है, ज़िंदगी है। तो उनकी खुशी के लिए हमने किया, अब दोबारा मौका दिया, भरोसा किया, फिर हम यहाँ आए शादी करके। तो पता चला कि भाई इज़ अ कम्प्लीटली अरेंज्ड मैरिज। मैंने उस इंसान को शायद देखा ही दोबारा शादी के बाद था। पहली बार देखा था जब वो देखने आए थे, और दूसरी मर्तबा मैंने आफ्टर मैरिज देखा उनको। आजकल के ज़माने की लड़की कम्प्लीटली प्योर अरेंज मैरिज कर रही है सिर्फ अपने फादर के लिए, क्योंकि ऐसा लगा कि नहीं भाई, उन्होंने पता कि जो लगाया ऐसे ही लगाया होगा। करेक्ट। लेकिन कभी कभी आप कितना भी किसी के बारे में पता लगा लें, फिर भी आप कभी उसकी हकीकत जान नहीं सकते कि वो कैसा इंसान है। तो जब यहाँ आए तो पता चला कि इज़ अ कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन। वक्त पे कभी भी घर ही नहीं आना रात में। चलो आई अंडरस्टैंड, आप काम है, ये है वो है, लेकिन फिर भी झूठ से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। और कभी भी सच ना बोलना, ये आपके रिश्ते को ख़राब कर देता है। आप मैनिपुलेटिव होते हो। शादी मियाँ बीवी का रिश्ते का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है ना कि हम एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हैं। वी शेयर ऑल द हैप्पीनेस एंड सॉरोज़। और जितनी भी हमारी जो स्ट्रगल है लाइफ की, जो भी परेशानियाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ रहे हैं, आप किससे शेयर कर सकते हैं? आपके लाइफ पार्टनर से अच्छा आपका फ्रेंड नहीं हो सकता कोई। लेकिन जब आप अपने लाइफ पार्टनर को ही एक अजनबी की तरह और दुश्मन की तरह ट्रीट करने लगो, तो वो रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता है। ट्रस्ट ही नहीं है। करेक्ट। मुझे यही नहीं पता चल पाया आज तक वो इंसान करता क्या था। तो ठीक है, फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि भाई इज्जत भी नहीं है, रिश्ते में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो इस रिश्ते का मैं क्या करूं क्या? मैं खुद कमा सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, तो एक एक रुपए के लिए किसी के ऊपर मोहताज होना और अपने ही हस्बैंड से एक एक पैसे की भीख मांगना कि भाई आप हमारी ज़रूरत ये पूरी कर दें, और वो बोले कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, और आप अपने फादर से लेकर आइए, आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे जो चाहिए अपने पापा से पैसे ले लो। अगर शादी के बाद मुझे मेरे बाप से ही पैसे लेने हैं और मेरा बाप ही मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहा है, तो मैं, तुम्हारा काम क्या है मेरी ज़िंदगी में? वो तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो बस यही था कि डिसाइड किया कि नहीं, इनफ इज़ इनफ। ज़ीरो से स्टार्ट किया, वापस से ज़ीरो से स्टार्ट किया। लेकिन ये है कि इंसान को कभी कम में सेटल नहीं होना चाहिए। आपको वो कोई इंसान हर्ट कर रहा है, आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। जिस रिश्ते में इज्जत नहीं है, भरोसा नहीं है, वो फिर चाहे कोई भी रिश्ता हो, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी का रिश्ता, ये भरोसे पे चलता है। और अगर भरोसा नहीं, मोहब्बत देखिए वक्त के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है वही रिश्ते को बांध के रखती है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर इज्जत है ही नहीं शुरू से, तो मोहब्बत कहाँ से आएगी? सही। और बिना मोहब्बत और बिना इज्जत का रिश्ता किसको गवारा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है। रह देते होंगे लोग, पर मैं नहीं रह सकती ऐसे। बस आपने खुला लिया फिर? हाँ जी, फिर मैंने खुला लिया। तो खुला बेसिकली क्या होता है, आप तो अगर लोगों को बताना चाहें तो? खुला ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक ये एक बेसिकली राइट है। लड़कियां कर सकती हाँ, ये हमारे इसमें एक राइट दिया है वुमेन को कि वो अगर खुला लेना, अपने हस्बैंड से अलग होना चाहती हैं किसी भी रीज़न से, जहाँ उनकी किसी भी ज़रूरत को पूरा नहीं किया जा रहा है, उनकी इज्जत नहीं है, या फिर अब्यूसिव है मैरिज, या फिर हस्बैंड आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, वो भी नहीं पूरी कर सकता है, आपको वक्त नहीं देता, आपसे बात नहीं करता है। बहुत सारी क्राइटेरियाज होते हैं, हर वुमेन की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। राइट। तो अगर किसी भी XYZ रीज़न से आपको ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान के साथ मेरा रहना बहुत मुश्किल है, तो अल्लाह ने ये एक तरीका है कि आप खुला ले सकते हैं, और आप उस रिश्ते से आप अलग निकल सकते हैं। आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है हस्बैंड पे कि वो आपको छोड़े तो ही आप अलग हो सकती हो। नहीं, ये आपका भी एक राइट है। अगर वो अपना राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस्लाम में औरत के भी बहुत सारे राइट्स हैं। आप उसका इस्तेमाल करिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। और फिर ये एक ऐसा लम्हा था कि जब आपने फाइनली डिसाइड किया कि खेल ख़त्म हुआ कश्तियाँ डुबोने का, अब तो कश्ती जो है वो अपने तरीके से ही चलेगी,
चाहे कुछ भी हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल और फिर आपको आपने उसके बाद फिर ठान लिया कि अब जो भी करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल एक ज़िंदगी में ये सबक मिल गया बहुत अच्छे तरीके से कि लाइफ में ना आपका कोई नहीं है। ऊपर वाले के बाद अगर आपका कोई है कोई तो वो आप खुद हो। बिल्कुल सही। आप किसी पे भी डिपेंड नहीं हो सकते लाइफ में। आपका दोस्त भी आप हो, आपके साथी भी आप हो, सब कुछ आप हो। बिल्कुल सही। तो आपने कभी हार नहीं माननी है। आपने अपने ऊपर भरोसा रखना है। अल्लाह ताला ने क्या है, सब कुछ तो दिया है, 2 हाथ 2 पैर दिमाग चल रहा है बराबर। और क्या चाहिए आपको? जिसके ये सही सलामत है उसके पास सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। आपके पास एक विल पावर होनी चाहिए कुछ भी कर जाने की। और ज़िंदगी को ख़ास तौर पे औरतों को मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी ना अपनी रिस्पेक्ट और कभी भी अपनी ख्वाहिशों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि नहीं भाई इतने से चला लो काम। नहीं, बिल्कुल चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप कैपेबल हो, सब कुछ करने के कैपेबल हो। और इस्लाम जो है वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न रिलीजन है। अगर आप उसको खुद पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि जितने राइट्स वुमेन को हमारे इस्लाम में दिए गए हैं वो किसी और रिलीजन में आई एग्री। आपको नहीं मिलेंगे। तो जो आप अगर आपने दीन पकड़ लिया तो बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। जब अल्लाह ने ही कह दिया ये तुम्हारे राइट्स हैं तो दुनिया वाले कुछ भी कहे क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर में हमें मुंह तो उसी को दिखाना है जाकर, उसी के कोर्ट कचहरी में खड़ा होना है। वही कोर्ट कचहरी सबसे इम्पोर्टेंट है राइट। क्योंकि वहाँ तो कोई आपकी तरफ से कोई नहीं बोलने आएगा। आप ही हो जो हो। बिल्कुल। और क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप एक ये डिसीजन ले लें कि अब जो कुछ भी है अपने आप से ही दोस्ती करनी है, अपने ऊपर ही डिपेंड करना है, तो उसके बाद फिर जो दोस्तियां बनती हैं दुनिया के लेवल पे वो बड़ी सॉलिड बनती हैं, बिकॉज जब आपकी तवक्को ही नहीं है किसी से अपने अलावा, तो जो रिश्ते बनते हैं, जो दोस्तियां होती हैं, उसमें एक बेलॉस का एलिमेंट होता है, शायद सेल्फलेसनेस का एलिमेंट होता है, और आपको मदद भी मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका होगा ना कि भाई मुझे अपने ऊपर ही भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा है, तो आप क्या करोगे? आप मतलबी रिश्ते नहीं बनाओगे फिर। जब आप मतलबी रिश्ते नहीं बनाओगे तो मतलबी रिश्ते आपके पास आएंगे भी नहीं। क्योंकि जब आप जिसके भी साथ रहोगे हर आदमी आपकी एनर्जी को फील कर सकता है कि आपका ऑरा क्या है, आपका नेचर क्या है, मिजाज क्या है। गलत लोग आपसे वैसे ही हट जाएंगे आपके पास से, समझ जाएंगे भाई ये तो अपने बातों में आने वाला इंसान है नहीं, क्योंकि इसको तो किसी की पड़ी नहीं है। तो आपके साथ बस वही लोग जुड़ेंगे जो अच्छे होंगे, राइट। जो आपके जैसे होंगे वही जुड़ेंगे। आप जैसे होगे आपके साथ वैसे ही लोग जुड़ते चले बिल्कुल जाएंगे। सही बात। आप झूठे होंगे तो झूठे लोग आपके आसपास रहेंगे। आप सच्चे होगे तो जितने झूठे होंगे वो सब फिल्टर आउट होते जाएंगे और अच्छे लोग रह जाएंगे। ऐसा ही ये लाइफ है। आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। दुबई से आपको क्या मिला? दुबई से मुझे मिला है एक नया विजन, एक्सपीरियंस, और ये पता चला कि हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में। क्योंकि क्या होता है जब हम अपनी कंट्री में रहते हैं ना, इंडिया में, तो हमारे इर्द गिर्द इंडियंस होते हैं, हमारे हमारे तरीके के लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, हमारी माइंडसेट के लोग होते हैं। हर कंट्री की अपनी मेंटालिटी होती है, अपना एक कल्चर होता है, एक वे ऑफ लिविंग होता है। लेकिन आप जब दुबई आते हो, स्पेशली दुबई, वाई? क्योंकि दुबई में ना इस दुनिया का हर जगह का इंसान है। मतलब ग्लोब में, वर्ल्ड के ग्लोब में अगर एक छोटा सा डॉट भी है ना कोई कंट्री या सिटी का, तो आपको वहाँ का भी इंसान दुबई में मिलेगा। सही। तो आपको ये पता चलता है यहाँ पर कि ओके, अलग अलग कल्चर के लोग हैं यहाँ पर जिनके साथ हम उठ बैठ रहे हैं, एंड वी आर मैनेजिंग आवर सेल्स। हम इनके साथ भी अपना एनर्जी मैच करके हम कुछ कर रहे हैं। तो होता क्या है कि आपको उनसे सीखने मिलता है बहुत। क्योंकि क्या होता है ना, कुएं का मेंढक क्या होता है, वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, वो करेक्ट। दुनिया देखना ही नहीं चाहता है। लेकिन अब जब वहाँ से आप आते हो यहाँ, तो क्या होता है आपको अब दूसरे कल्चर के लोग मिलते हैं, उनका माइंडसेट, उनका वे ऑफ लिविंग सब सीखने मिलता है आपको। तो आपको पता चलता है कि ग्लोबली भी आप जो कर रहे हो ना वो एकदम सही कर रहे हो। जो इंडिया में लोग कहते थे नहीं भाई ये तो गलत है, ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम तो लड़की हो, ऐसा है वैसा है। आप यहाँ आते हो, देखते हो, कह रहे नहीं यार ये तो अप्रिशिएट की जा रही है तो चीज़। वहाँ मुझे इतना नीचे गिराया जाता था ये बोल के, यहाँ तो लोग इतना तारीफ करते, प्राउड फील करते, आपसे कुछ सीखते। मतलब कुछ सही कर रहे हो आप। दुबई सिंडिकेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिनकी वजह से हम मेरी और आपकी मुलाकात भी रही?
भाई दुबई सिंडिकेट का तो मुझे खुद मेरे फ्रेंड से पता चला और उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक बार तुम जाकर देखो। मैंने कहा ओके फाइन। तो मैं ऐसे ही चली गई देखने उन लोगों को कि तो मैं वहाँ बैठी थी तो उनका एक सेशन होता है फर्स्ट उनका इंट्रोडक्शन सेशन होता है। तो वहाँ पे हर इंसान एक्सपीरियंस बता रहा था दुबई सिंडिकेट का और उससे उनको कितना फ़ायदा हुआ, उनके बिजनेस में कितना फ़ायदा हुआ, उनके नेटवर्किंग में उनको कितना फ़ायदा हुआ। तो हर इंसान का अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ उनके साथ जुड़ने से। और हम सब यहाँ पे काम करने आए हैं अपना वतन छोड़कर, सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही चाहिए। बिना फ़ायदे के हम यहाँ करेंगे क्या? हम अपने वतन ही चले जाएं इससे अच्छा। तो देखा कि हर इंसान को कुछ ना कुछ फ़ायदा है उनसे जुड़कर, नेटवर्किंग, कनेक्शंस, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना। इवन कंपनी के ओनर्स, मोस्टली आपको कंपनी के ओनर से मिलने का मौका मिल रहा है। और एक ही छत के नीचे, दुबई सिंडिकेट की छत के नीचे आपको हर फील्ड के लोग मिल रहे हैं। मतलब आपको कहीं नहीं जाना है। आपको अगर कोई वीज़ा वाला चाहिए, वीज़ा कंपनी चाहिए दुबई सिंडिकेट में। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए दुबई सिंडिकेट में। रियल एस्टेट पीपल चाहिए, वहाँ है। ब्रांडिंग, प्रिंटिंग, XYZ, आप जितनी भी फील्ड सोच लीजिए वो हर फील्ड का बंदा आपको दुबई सिंडिकेट में मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। दैट्स वंडरफुल। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि सिंस मेरा ताल्लुक जो है वो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म से है और फिल्म से, मुझे लगता है कि जिस तरीके की आपकी कहानी है वो एक जो सक्सेस स्टोरी है उस पर मे बी एक फिल्म या एक वेब सीरीज टाइप की बनाई जा सकती है। आपसे किसी ने कहा इसके बारे में? बहुत लोगों ने कहा। तो कभी आप इसके बारे में सीरियसली सोचेंगे कुछ कि इसको अचीव किया जा सके? देखिए, किसी की भी ज़िंदगी को छूने के लिए या किसी को मोटिवेट करने के लिए आपको किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ किसी ना किसी से मिलते हो जिसको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत या हेल्प की ज़रूरत होती है। आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपका ड्राइवर हो सकता है, आपकी मेड हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई हो सकता है जो किसी ना किसी हालात से गुजर रहा होता है। वहाँ पे आपको करना क्या है? आप जब आपको पता चले कि हाँ भाई फ़लाँ इंसान किसी चीज़ से गुजर रहा है, तो वहाँ पर आप तभी तो आपका हेल्प काम आता है ना कि आप उसको गाइड करो। अगर वो डाउन है तो उसको नीचे से ऊपर लाना, ये आपका काम है ना। ये हर इंसान का काम होना चाहिए। एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट देना, एक दूसरे को गाइड करना और ये कह देना, सिर्फ इतना कह देना कि भाई तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ। राइट। उस वक्त यही लाइन सब कुछ होती है उस इंसान के लिए। और ये कहने वाले आजकल बहुत कम है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ। दैट्स वंडरफुल। ओके, एंड राइट, फाइनली अगर आप ये बताना चाहेंगे दैट आप का ज़िंदगी का मिशन क्या है? क्या आप जो अंडर प्रिविलेज जो औरतें हैं, फिर जो मुश्किल हालात से गुजरी हैं, अब्यूज्ड हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन जिन्होंने देखी है, क्या आप उनकी मदद करना चाहती हैं? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है आज? ये ज़िंदगी के मकसद तो मेरे एक नहीं, बहुत सारे हैं। लेकिन पहले बात करते ये उन औरतों की जो अंडर प्रिविलेज्ड है। और तो उनको मेरा यही कहना है कि देखिए, अगर आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। इंसान को अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। जब आप अपने आप को वहाँ से बाहर निकालोगे और अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, तो धीरे धीरे लोग भी आपको आपकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर देंगे। किसी से सिंपैथी लेने में कोई तारीफ नहीं है। राइट। कोई ना देखे आपकी तरफ, बहुत अच्छा। आप चुपचाप अपना काम करते रहो। किसी से कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। आपके पास हाथ पैर है, आप मेहनत करो, काम करो, जो भी रिसोर्सेज है आपके पास वो सारे रिसोर्सेज यूज़ करो और अपने बस आगे बढ़ते रहो। आँख बंद करके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आज नहीं तो कल ये ज़िंदगी ख़त्म हो ही जानी है। कोई यहाँ पे हमेशा के लिए है नहीं। सही बात है। तो ये सोचना है हमें कि विज़न की बात करें, यहीं पर आ जाता है विज़न मेरा, कि ये सोचना है आपको कि ज़िंदगी ऐसी जियो कि मतलब मरने के बाद लोग कम से कम याद तो करें, बिल्कुल सही। और करें तो अच्छे तरीके से करें। अच्छे से करें, बिल्कुल सही बात है। बस मेरे पापा एक चीज़ मुझे बोलते थे कि जब इंसान मरता है ना तो उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजरती है मरने से पहले। तो कोशिश ये करो कि जब वो मूवी तुम खुद अपनी देखो तो तुम्हें देख कर ना तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। ओके, तो डाइवोर्स के बाद आपने फिर कैसे अपने अपने आप को आपने तब्दील किया? क्या एग्जैक्टली हुआ क्या? देखिए, पहले तो जो मेरे एक्स हस्बैंड थे वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिवोर्स देना ही नहीं चाहते थे।
और उनका यही कहना था कि मैं जैसा चाहूँगा तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, ऐसा डायलॉग बोलते थे मुझे। तो मुझे हंसी आ जाती थी कि यार ये तो बहुत ही घमंडी वाली बात है और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, उनकी बात सुनती थी और सुन लेती थी। फिर वक्त ऐसा मैं दुआ करती थी अल्लाह पाक कि अगर ये इंसान मेरे लिए ठीक है तो ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, और अगर नहीं ठीक है तो प्लीज़ कुछ ऐसा रास्ता बना दो कि मेरे को इससे छुटकारा दे दो, इस लाइफ से मुझे छुटकारा चाहिए। क्योंकि यू फील ट्रैप, ना आप अपने हिसाब से जी पा रहे हैं, ना सामने वाला आपको खुश रख रहा है और कह रहा है जो जैसा दे रहा हूँ वैसा ही रहो। तो आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ आपकी है ही नहीं, सफोकेटिंग हो जाती है। फिर ऐसा हुआ कि सामने से ही इंसान आया कि नहीं भाई ठीक है, आई वॉन्ट टू गिव यू डिवोर्स। ये आई सेड चलो भाई। ऐसा लगा कि भाई किसी ने एक वज़न उतार दिया हमारे ऊपर से, और फिर हमने म्यूचुअली डिवोर्स लिया। और उसके बाद मैंने जेट एयरवेज़ में एडमिशन लिया, मैंने पढ़ाई करी, वहाँ की टॉप स्टूडेंट थी मैं। और फिर अपना करियर स्टार्ट किया, मुंबई गई मैं। तो पहले तो जिस इंसान को यही नहीं पता है कि ख़ुद घर से बाहर निकल कर एक पेन कैसे ख़रीदना है, वो इंसान को आप मुंबई की भीड़ में और वहाँ की सड़कों में आप छोड़ दो तो उसको कैसा लगेगा। तो मुझे तो रास्ते ही नहीं समझ में आते थे, सड़क पे चलना मुश्किल, मुझे सड़क पे चलना भी तो नहीं आता था। आप रोड पे चले ही नहीं हो कभी, तो सड़क पे चलना भी नहीं आता था। लोग लड़ रहे हैं, आप ऐसे डर रहे हो कि ऐसे चलना है वैसे चलना है। चलना भी सीखा सड़क पर, फिर काम भी करना सीखा, मेहनत करना सीखा। बस ये दिमाग में ये ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मर जाओ, लेकिन यहाँ से हारना नहीं है, करो या मरो वाली सिचुएशन है हमारी, बस तो करके ही निकलना है। तो बस अपने आप को फिर झोंक दिया करियर बनाने में और अपने ऊपर काम किया, खुद को तैयार किया, खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया। कभी किसी से 1 रुपये नहीं लिए, नॉट इवन माई पेरेंट्स। और बोला कि ठीक है, दिस इज़ लाइफ दैट आई हैव चोज़न। अब अल्लाह ताला ने पैदा किया है, दुनिया में डाला है, तो रिस्क भी लिखा होगा। तो बस उसी रिस्क के लिए मेहनत करते, काम करते, रिस्क तो आ ही जाएगा फिर। तो उसकी टेंशन मत लो, मेहनत करने की टेंशन लो। अपने आप को एजुकेट किया मैंने, सिर्फ ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता है। मैंने सर्टिफिकेशंस किए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पढ़ाई करी मैंने, उसका मैं आई एम अ सर्टिफाइड टेस्टर एज वेल। फिर मैंने HCL में जॉब करी, और फिर ऐसे करके मेरा अपने आप को खुद एजुकेट किया मैंने कि नहीं, और अपने आप को अपग्रेड करो, अपडेट करते रहो और काम करते रहो। कभी किसी की मोहताजगी, मैंने अल्लाह के सिवाय किसी की मोहताजगी रखी नहीं अपनी ज़िंदगी में, और हर औरत को रखनी भी नहीं चाहिए। नहीं, आई थिंक इट्स ट्रूली रिमार्केबल। एंड राहिला, हम तो यही कहेंगे कि दैट आप अपनी कश्ती को इसी तरीके से मजबूत तरीके से आगे बढ़ाती रहें, और सारे जो जितने भी तूफ़ान हैं वो अपने आप से दे विल गिव वे टू यू। एंड आप इसी तरीके से नए नए आप मैदान आप फतेह करती रहें, एंड पैसा भी और शोहरत भी और इज़्ज़त भी आपको भरपूर तरीके से मिले। एंड ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच, लवली टॉकिंग टू यू। Thank you so much for inviting me here and giving me a platform where I can talk about myself. It's entirely my pleasure.